अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब ने देखी होगी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है। दुनिया की नंबर 1 टीम के ख़िलाफ़ कामयाबी, गो के लो स्कोरिंग मैच रहे और टीम के बैटिंग के शोबे में खामियां जीत के बावजूद खुलकर सामने आई हैं। टीम के जो अक्सर व बेशतर खिलाड़ी हैं उनकी उम्रें बिलखुसूस जो सीनियर खिलाड़ी हैं ऐसी हैं कि इस फ़तह के बाद ये बात की जाने लगी है, इस फ़तह के बाद और जो इंडिया की टीम का ऑस्ट्रेलिया में हाल हुआ है उसके बाद, कि अगर पाकिस्तान की टीम 2015 का आलमी कप खेलती है तो बैकअप में कौन से ऐसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जो फ़ौरन जगह ले लेंगे। यूनुस खान, मिसबाहुल हक, सईद अजमल, अब्दुल रहमान और दीगर जो ऐसे खिलाड़ी जो 30 साल से की उम्र से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ की तरफ से भारत के साथ खेलने की रट और उसके ऊपर हर रोज़ कोई दूसरा बयान दे देना और अब ये कहना कि भारत इसलिए हमारे साथ नहीं खेल रहा क्योंकि वो डर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल, इंतज़ामी मामला से हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आखिरी आइनी चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं। अपने आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेटें हासिल करने के बाद दोबारा कभी कौमी टीम की नुमाइंदगी ना करने वाले आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर नज़ीर के साथ तशरीफ़ रखते हैं खेलों के बल्कि क्रिकेट के मारूफ तजज़ियाकार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के कामयाब कोच शाहिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान में खेलों की और बिलखुसूस जो क्रिकेट की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ हैं उनको बहाल करने के लिए ख़ासे मुतहर्रिक नज़र आते हैं। किसी भी चेयरमैन की एक ख्वाहिश भी ये होगी और फिर उसकी ज़रूरत भी होगी, लेकिन भारत के साथ खेलने की जो रट थी उनकी वो अभी तक कायम है। कभी कहते हैं कि हुकूमत क्लियरेंस नहीं दे रही, कभी क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है और अब उन्होंने कहा चूँकि भारत हमसे डर रहा है, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाह रहे। तो हम अपनी क्रिकेट को सिर्फ भारत तक ही महदूद क्यों कर रखा है? बिल्कुल गलत अप्रोच है। भारत के तक महदूद हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। भारत के साथ खेलना, पाकिस्तान और भारत का खेलना, ये नहीं कि हमें ही कोई इससे बड़ा फ़ायदा है या मतलब है। दोनों मुल्कों का इसमें भला है। वो अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलेंगे और एक बड़े कम्पेटिटिव माहौल में खेलेंगे तो इस सीरीज़ का जो स्टेटस होगा वो उसी तरह होगा जो एशियन सीरीज़ का होता है और एक बड़ी अच्छी रवायत बनेगी। हमारी ये सोच है। लेकिन अगर बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क इस सोच में हमसे मुत्तफ़िक नहीं है या उसकी कोई मजबूरियां हैं तो कतन हमें कौमी वक़ार का सौदा नहीं करना चाहिए और हमें वो जितना बड़ी बज़ाहिर ये लगता है कि हम मिन्नत समाजत पे उतरे हुए हैं, बज़ाहिर ये महसूस होता है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। आखिर उनको भी तो इस मौजू पे कुछ कहना चाहिए, ठीक है, उनको भी तो दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एक तरफा जो कहते हैं वो सिखों वाला एक अफेयर है कि जी 50% हमारा मामला ठीक हो रहा है सारा, ठीक है, तो ये बड़ी नाजायज़ बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें तमाम मुल्क जो हैं क्रिकेट खेलने वाले उनसे राब्ते में होना चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए, उनके बोर्ड्स के सामने लॉबी करनी चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि हमारे जो मामलात हैं, 2 चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। एक तो हमारी टीम जो है मुश्किलात से निकल आई है और अच्छा खेल रही है। अगर कोई टीम अच्छा खेलती है तो उसकी दुनिया में इज़्ज़त होती है और जब इज़्ज़त होती है तो फिर दूसरे बोर्ड जो हैं वो भी चाहते होते हैं कि वो उस टीम के ख़िलाफ़ खेलें। दूसरी एक बात ये हुई है कि हमारा दूसरे बोर्ड्स के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो चल निकला है, जो कि बदकिस्मती से मौजूदा क्रिकेट बोर्ड से पहले तकरीबन टूट चुका हुआ था क्योंकि वो सही तरह से गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी। ये 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा एक बड़ी अहम बात है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में लाने के लिए आपको तमाम दुनिया को ये पैगाम देना होगा, तमाम दुनिया को ये कन्विंस करना होगा, उनको ये समझाना होगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ पे टीमें आके खेल सकती हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं है, सिक्योरिटी का मामला जो है वो नॉर्मल हो चुका है। ठीक है। लेकिन
बदकिस्मती से बावजूद हमारी कोशिशों के, बावजूद टीम के अच्छा खेलने के, बावजूद इसके कि हम दूसरे बोर्ड से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये पैगाम हम दे नहीं पा रहे। इसलिए दे नहीं पा रहे कि आप अपने अखबारात देख लें, अपनी मीडिया देख लें, चैनल्स देख लें, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ख़बरें रिपोर्ट होती ही जा रही हैं और दुरुस्त ख़बरें हैं। ठीक है। कहीं कोई धमाका हो रहा है, कहीं कोई जानें ज़ाया हो रही हैं, कहीं कोई और ख़तरे की बात हो रही है। तो जब इस किस्म का मामला होगा तो वो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो हमें बजाय इसके कि बार बार भारत से बात करें और बार बार मिन्नत समाजत करें, हमें अपने घर के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट यहाँ पे लानी चाहिए। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि भारत आपको खुद दावत देगा कि हम आपसे खेलना चाहते हैं। अच्छा खालिद साहब, एक और बात बड़ी मज़े की आपने भी कहा जी, कौमी वक़ार का बहरहाल ख्याल रखना चाहिए, हमने क्रिकेट किसी से भी खेलनी है। और आपने ये भी फरमाया कि भारत भी कोई इस मौजू पर बात करे, उनके भी स्पोक्स पर्सन यूँ महसूस होता है कि हमारे अपने चेयरमैन साहब ही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी चंद दिन पहले ये कहा था जी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो तैयार है, हुकूमत उनकी इजाज़त नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। अगर वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ख़ुद कहता ये बात तो हम इस बात को संजीदगी से लेते और इसका कोई वज़न महसूस करते। ठीक है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले कई अरसे में भारत के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान के साथ खेलने के बारे में किसी किस्म का कोई बयान भी आया हो। ठीक है। तो जब उनकी दिलचस्पी होती है तो उनकी तरफ से, उनको वो कोई गूंगे तो नहीं है, उनकी तरफ से बयानात की बौछार लग जाती है। मुझे याद पड़ता है 99 का ज़माना, 99 का, जब वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम दौरा करे, हमारी कौमी टीम, तो वो इंतहा को चले गए थे। बावजूद इसके कि उनके अंदरूने मुल्क उसकी मुखालफत थी, बावजूद के बालाजी ने बॉम्बे में बड़ा उधम मचाया हुआ, पिच भी उखाड़ दी थी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की। वो जो क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर था बॉम्बे में, उस पर भी हमला कर दिया था। फिर वो डालमिया जो उस वक्त आईसीसी के चेयरमैन थे, उनके घर पे भी धावा बोल दिया। बहुत चीज़ें उन्होंने की थी, लेकिन खेला उन्होंने। लेकिन नहीं, ना सिर्फ खेला बल्कि जब उनसे मेरी गुफ्तगू, और ये बातें आपके सुनने वालों को इल्म होना चाहिए कि जब उनसे मेरी गुफ्तगू होती थी और वो कहते थे कि आप अपनी टीम भेजें, मैंने कहा कि बात ये है कि आपकी तरफ से कुछ इजहार होना चाहिए कि आप चाहते हैं हमारी टीम आए। ठीक। तो वो कहते हैं जी इजहार करवा देते हैं। तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद उनके वज़ीर खेल का बड़ा नुमायाँ बयान आया अखबारों में कि हम चाहते हैं पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दौरा करे। तो उन्होंने फिर मुझे, अल्लाह उनको अगले जहान में उन पे रहम करे, वो राज सिंह थे डूंगापुर उस वक्त चेयरमैन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि जी अब आप मुतमईन हैं, खुश हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ मुतमईन। अच्छा। अगर नॉर्मल हालात होते तो ये बयान की बड़ी वक़्त थी लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। आपके मुल्क में इंतहाई मुखालफत हो रही है इस दौरे की, तो हम कैसे एक वजारत की सतह पे बयान पे मुतमईन हो जाएं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं और बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा। तो और बंदोबस्त ये उन्होंने किया कि उस ज़माने के वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब, फिर उनकी तरफ से पैगाम आया जिसमें उन्होंने बयान दिया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीमें आपस में क्रिकेट खेलें और उसके लिए हम हर किस्म का इंतज़ाम कर रहे हैं। और उन्होंने इंतज़ाम ये किया, उसके बाद अखबारों में ख़बरें आईं कि उन्होंने बालाजी को ख़ुद टेलीफ़ोन करके कहा, को पैगाम भेजा कि आपके सियासी सतह पे तो बड़े अच्छे पैगाम आए हैं लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि किस तरह आपकी तसल्ली हो सकती है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि हमारा एक नुमाइंदा जाए और आपके सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा ले। ठीक है। उन्होंने, मेरा ख्याल था शायद कहेंगे कि जी हद हो गई, हमने आपको इतनी एश्योरेंस दी है लेकिन वो बहुत अच्छे उस ज़माने में मुंतज़मीन थे, उन्होंने वो तजवीज़ भी मान ली। और आप हैरान होंगे कि सिक्योरिटी चेक करने के लिए उस वक्त मैंने एक फ़ौजी अफसर को नामज़द किया जो कि सर्विंग फ़ौजी अफसर थे, और वो सिक्योरिटी देखने गए। वो कलकत्ता गए, मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ मैचेस होने थे देखे, और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने अपने इंतज़ामात उनको दिखाए, उनको अपने मामलात बताए कि उन्होंने मुझे वहीं से टेलीफ़ोन किया कि ये तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये मुझसे पूछते हैं अब क्या करूं। मैंने कहा आप खामोशी से कहें कि वापस आ जाएं और कहें कि मैं अपने बोर्ड को रिपोर्ट दूंगा और जो फ़ैसला वो करेंगे वो हो जाएगा। ठीक। तो इन सारी चीज़ों के बाद वो टूर हुआ था
और आपको याद है कि बड़ा कामयाब टूर था। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इस अंदाज में हमें इंडिया अगर जाने की कोई दावत लेकिन मिले, उनकी तरफ से जैसा आप बता रहे हैं कि जब वो खेलना चाहते होंगे तो फिर वो आपकी तमाम बातें मानेंगे। जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि वो कोई गूंगा बोर्ड नहीं है, वो बड़े काम अपना जानते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आमिर नज़ीर साहब, कौमी टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं टीम? आपकी बैटिंग के शोबे में गो के टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद खामियां तो बहरहाल रहती हैं। पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है, टॉप ऑर्डर भी आपका, मिडल ऑर्डर भी आपका। थोड़ा सा मैं बताता हूँ जहाँ पे ये पाकिस्तान बैटिंग थोड़ी सी फ्लॉप हो रही है। जैसे पाकिस्तान में ये चल पड़ा है कि जी कोच जो है वो फ़ौरन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं ये समझता वहाँ से क्यों आना चाहिए। जैसे हमारी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, इसमें जैसे मोहसिन खान जो अपने वक्त के अच्छे बैट्समैन थे, उन्होंने अब वो कोचिंग की तरफ आए, उन्होंने तो कोई कोर्स नहीं किया, उनको कोच लगा दिया गया। जैसे आपके जो ने बॉलिंग का कोच लगा दिया है, इस तरह मुझे भी करवा दें, मैं भी चला जाऊं शायद अंदर। अब ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। इजाज अहमद भी हैं, उनका भी नाम ले वो तो फील्डिंग अच्छी अपने वक्त की करते हैं, उनको ही लगा दिया है। अच्छा। ये तो यहाँ पे बना हुआ एक सर्कल बना हुआ है जो ज़्यादातर शुरू से चलती है। अच्छा, बिहेवियर की आपने बात की है कि विकेट बिहेवियर आपको कुछ चेंज लग रहा है? ऐसा मैं थोड़ा सा जितना मेरा नॉलेज है क्रिकेट में, पाकिस्तान वेदर और जो वहाँ का यूएई का वेदर है बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे ड्राइनेस बहुत रहती है, वहाँ पे मॉइस्चर जो विकेट के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। वो वहाँ पे मुसलसल जब धूप रहती है तो विकेट जो है ड्राई हो जाती है। अच्छा। और उससे आप ये देखें कि एक ही घंटे के अंदर अंदर स्पिनर आ जाए, ये मैक्सिमम टेस्ट क्रिकेट की ये खूबसूरती नहीं है। ठीक। कम से कम जो 1 घंटा या 2 घंटे होते हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए होती हैं, और ऐसी स्पोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए जो टेस्ट लेवल का मियार बरकरार रख सके। अगर 2 दिन, 1.5 दिन, 2.5 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो आगे लोग कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, फिर तो लोग टेस्ट को भूल जाएंगे। वाकई जैसे ये विकेटें बन रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान को, जैसे खालिद साहब ने बताया कि पाकिस्तान की क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाना चाहिए, और इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान क्रिकेट वापस आएगी और जैसी विकेटें हमारी तैयार होती हैं उससे काफ़ी अच्छे नतीजे मिलेंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में अगर हम बात करते हैं कि 2015 के आलमी कप की, तो मौजूदा टीम में जो खिलाड़ी इस वक्त हैं, जब 2015 का आलमी कप खेला जाएगा, कई एक मुमकिन है कि टीम का हिस्सा ना हो, बैकअप के तौर पर आपको नज़र आता है कुछ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई ऐसी पॉलिसी कि अगर मिसबा, यूनुस खान, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हफीज़, तौफीक उमर ये जाते हैं तो फौरी तौर पर प्लेयर्स मौजूद हैं इनकी जगह लेने के लिए? नहीं, देखिए जितना टैलेंट है, या जिस तरह ये टूर्नामेंट वगैरह आज ही देखे हैं, एक मैच ही देखा है, हाँ, अच्छा टैलेंट है लड़कों में। टीम पाकिस्तान के लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैं बात इसकी जो आमिर कह रहा था कि वहाँ पे विकेटें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं, देखे वो हमारी मजबूरी है। इतना ही बहुत है कि जो हम टेस्ट क्रिकेट के इन हैं कि सारी टीमों से हम खेल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो अगर, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मॉइस्चर इतना होता है जब आप उसको, ये इसकी बात सही है कि वो तो कहते मॉइस्चर होता ही नहीं वहाँ पर। नहीं, ड्राई जब होती है, जब आप विकेट बनाते हैं तो आप पानी तो लगाएंगे ना, तो वो उसको इस तरीके से देखें, विकेटें बनती हैं खेल खेल के, उसकी मट्टी उसी हिसाब से। वो क्रिकेट के लिए, बस वनडे के लिए वो सही जगह है, अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट के लिए तो मेरा ख्याल है नहीं है। 3-4 दिन में रिजल्ट दे दिया आपको, और नहीं रिजल्ट यही तो वो कह रहा है, आमिर यही तो बात कह रहा है कि इस तरह तो क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म कर देना, पहले ही लोग कह रहे हैं। तो 3, ये इसकी खूबसूरती तो नहीं है टेस्ट मैच की कि आप 1.5 दिन में या 2 दिन में जो है, एक दिन में कितने, हाँ। और कुछ वहाँ पे एक जो रेफल सिस्टम शुरू किया है, मेरा हाल है पहले स्टार्ट में तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो आप देख लें, मेरे हाल 40 LBW अभी तक हो चुके हैं, अभी तक अभी उनकी बारी जो है वो आई नहीं है। रिकॉर्ड बन गया है। हाँ जी, रिकॉर्ड बन गया है, तो वो तो और भी होंगे, क्योंकि कई जगहों के ऊपर इन पहले ऐसे LBWs को देते नहीं थे। अच्छा, वापस आएंगे उसी बात के ऊपर जो बाकी आप 2015 की बात कर रहे हैं, तो मेरा हाल है डेफिनेटली आधी टीम तो बदल जाएगी। शाहिद अनवर साहब, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, कोचिंग भी करते हैं, आपके ख्याल में बैकअप में प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास कि अगर ये जो सीनियर खिलाड़ी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं टीम से अलग होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, या फिर उनकी फ़िटनेस उनकी इजाज़त नहीं देती, वो टीम से बाहर हो जाते हैं, तो बैकअप में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो उनकी जगह ले सकें? इमरान भाई, पहले तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये पाकिस्तान की टीम जो अभी खेल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रही है, वो इस सेंस में कि अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो देखें कि
शाहिद अफरीदी का केस हुआ ऑस्ट्रेलिया में बॉल चबाने का, फिर हमारा इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग आ गई, और टीम में अंदरूनी मसले रहे कि कप्तान आया चला गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मसले रहे। उसके बावजूद इस टीम का जो ये अब हाल है कि नंबर 1 टीम को इस तरह 2-3 दिन में हराना, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी परफॉर्मेंस है हमारी टीम की, और ये पाकिस्तान का ही खासा है कि इतने हालात में भी उभर के सामने आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आमिर ने बात की 3 दिन की, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप देखें पर्थ में भी 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है, मैच हडिंगले में भी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। यू गॉट टू बॉल ऑन अ राइट स्पॉट। क्वालिटी बॉलिंग तो इन एनी केस चाहिए, चाहे विकेट टूटी फूटी है, चाहे विकेट सीम करती है। सो 3 दिन में जो पाकिस्तान ने मैच ख़त्म किया है, मैं समझता हूँ कि अब्दुल रहमान और इसने सईद अजमल ने आउट क्लास बॉलिंग की है और गोरों को आउट क्लास कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं कि ये एज की, ये मशरूत होती है उम्र प्लेयर्स की फ़िटनेस के साथ। अभी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेड हॉग को 42 साल की उम्र में 2020 में कम बैक करवाया। हाँ जी। अच्छा, ये जो कम बैक करवाए ये उनका थिंक टैंक है, और एक पाकिस्तान का थिंक टैंक है, वो थोड़ा सा आप खुद मुआवजा कर लें। उनके थिंक टैंक ने बैठ के सारा रिकॉर्ड निकाला, और उन्होंने खुद फ़ोन किया, ग्रेग चैपल ने फ़ोन किया उसको ब्रेड हॉग को कि आप बिग बैश 2020 हो रही है, आपका रिकॉर्ड हमने देखा है, यू आर स्टिल यूज़फुल फॉर अस फॉर द कंट्री, आप वो खेलें, उसमें आप परफॉर्मेंस करें, हम आपको ले लेंगे। सो फिटनेस से मशरूत है एज। हमारी टीम का ये लड़के, कोई शक नहीं, मैं समझता हूँ जिस तरह हाई ऊपर को जा रहे हैं सारी टीम पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है ये 2 साल 1.5 साल ये लड़के खेल सकते हैं। अब आ गया बैकअप का क्वेश्चन। यस, बैकअप आपके पास मौजूद है, 7-8 सेंचुरियाँ करने वाला उस्मान सलाउद्दीन है, मोहम्मद अयूब है, एक आफाक रहीम कराची का लड़का है, पिंडी का लड़का है, बड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है। कराची के 2 एक लड़के हैं, फराज, और वो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो हैं ज़रूर। अब मसला ये है कि उनको उस स्टैंडर्ड पे ग्रूम कैसे किया जाए। यस, ये एक अहम चीज़ है, ग्रूमिंग के ऊपर बात करेंगे आपसे। खालिद साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, कभी क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस तरह से प्लानिंग की गई है कि आज शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, यूनुस खान, मिसबाहुल हक या इससे पहले जो प्लेयर्स थे ये टीम से जाएं, और लोगों को पहले पता हो कि ये खिलाड़ी हैं जो इसका मुतबादल साबित हो सकते हैं? आपके दौर में जब आप नहीं थे, उससे पहले, या फिर अब आपको कुछ ऐसा नज़र आता है? अगर नहीं है तो क्यों है? देखिए जी, मैं तो अपने दौर में बता सकता हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिली कि इस तरह के मामलात पे कोई तवज्जो दी जा सके या गौर किया जाए। मैं तस्लीम करता हूँ। ठीक। और जहाँ तक मेरी इत्तला का ताल्लुक़ है, मेरे से पहले दौर में और मेरे से बाद के दौर में भी ऐसी कोई सोचो विचार नहीं हो सकी। ठीक। वजह यह है कि ये एक पूरी एक हिकमत अमली का हिस्सा होती हैं ऐसी चीज़ें। हर एक कोई जो भी आता है वो आज का दिन जो सोचता है कि आज दिन किस तरह अच्छा गुजारा जाए, कल का सोचने का किसी को मौका ही नहीं मिलता। मौका नहीं, या हमारा मिजाज नहीं है। मिजाज भी बात, वो भी मैं आपकी दुरुस्त तस्लीम करता हूँ कि हमारे मिजाज में वो ग़ालिबन यही है कि आज कैसे अच्छा गुजारा जाए। जहाँ तक कल की तैयारी का ताल्लुक़ है, और उसमें मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि हर जो एक बड़ा खिलाड़ी है जो टीम का बाकायदा हिस्सा है, उसके पीछे 1, 2, 3 खिलाड़ी तैयार हो रहे होने चाहिए। ठीक। और हमारी जो ग्रूमिंग की पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह की कोई ख़ास मखसूस कोशिश नज़र नहीं आती, सिर्फ़ एक जनरल सी अमूमी कोशिश होती है, और वो अमूमी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलने के मौके मुहैया किए जाएँ, उसमें हर सतह की, हर उम्र की क्रिकेट की जाए, और अल्लाह से उम्मीद रखी जाए कि उसमें से खिलाड़ी निकलते चले आएंगे। ठीक है। तो ये अमूमी कोशिश का नतीजा है, चूँकि सलाहियत बेशुमार है, शौक़ बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में क्रिकेट का, तो हम खुशकिस्मत हैं कि उसकी वजह से हमें कोई ना कोई इक्का दुक्का खिलाड़ी मिलता रहता है। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी मिल जाता है तो हमारी टीम अच्छी होने लगती है, लेकिन किसी मनसूबा बंदी का नतीजा नहीं है कि इस तरह के खिलाड़ी फुकदान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस के हवाले से, और मुस्तकबिल में हमें क्या इक़दाम करना पड़ेंगे कि ऐसी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रह सके। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आपने गुफ्तगू सुनी व्यूज़ खालिद साहब की। मनसूबाबंदी का फुकदान है, सलाहियत के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, इस पे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आमिर साहब आप ये बताइएगा कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, हम इंग्लैंड को एक तरफ रख देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड आउट हो रहा है तो हम भी आउट हो रहे हैं, तो फिर इंग्लैंड नंबर 1 भी है और हम नहीं हैं। हमने अपनी परफॉर्मेंस जो है उसका तज्ज़िया करना है, उसका जायज़ा लेना है। बैटिंग परफॉर्मेंस आपके ख़्याल में परेशान कुन है? कि बैटिंग में इंग्लैंड के साथ मुवाज़ा नहीं करता। इंग्लैंड के पास प्योर बैट्समैन है, लेस्टर कुक है, स्ट्रॉस है, ट्रॉट है, उनकी बहुत अच्छी मंजी हुई बैट्समैन है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ले लें, तौफीक उमने रिसेंटली वहाँ पे 200 भी की है। पाकिस्तान ने अभी 1 माह पहले श्रीलंका को बहुत अच्छा तरीके से उनको मारा है, मगर थोड़े देर बैट्समैन को ये सोचना चाहिए था कि यार हमने पीछे इतने रन किए हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वही विकेटें हैं, वही वेदर है, वही होटल है। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या होटल चेंज हो गए या उससे बैटर सही नहीं है, वो थक गए हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब ये चीज़ देखें, एज पाकिस्तान को है बैटिंग के लिहाज से मैं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे खेला है, वहाँ पे उन्होंने रन किए। सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, वही खेली है। ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको होना चाहिए? पाकिस्तान को होना चाहिए। गोरे तो वहाँ से ठंड से निकल के आए, इधर गर्मी में आ गए, वो तो परेशान है। ये तो पाकिस्तान को एज मिल गया कि उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उनको मारा है, और ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, थोड़ा सा हमारे बैट्समैन को थोड़ी सी पेन लेना पड़ेगी, विकेट के ऊपर ठहरना पड़ेगा। देखिए जहाँ भी आप किसी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे पूरे एनालिसिस होते हैं, वहाँ बताते हैं वेदर कैसा है, विकेटें कैसी हैं, सब कुछ बताया जाता है। मेरे ख्याल से उनको नहीं पता चलता बैट्समैन को वहाँ पर विकेट कैसी खेलेगी। जैसे विकेट ड्राई हैं, बैट्समैन को थोड़ी सी वहाँ पे बैट बॉल का इंतज़ार करें और उसको खेलें, खड़े रहें, लंच तक वो खड़े रहें। उसके जैसे ही वो अपने 50-50 100 करते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। शौक नहीं रहा, मैं तो कहूँगा उनको शौक नहीं रहा, वो जस्ट अब आ गए हैं जी 50 करो, अगले 10 मैच पक्के करो, वो ये लग रहा है ये चला रहे हैं। सदीक साहब, विकेट पे स्टे करने का, क्रीज ऑक्यूपाई करने की बात की है आमिर नज़ीर ने, इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनका बैट पैड गैप आ रहा है इतना और बोल्ड हो रहे हैं, ज़्यादा क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, इसकी क्या वजह मालूम होती है? लेकिन अगर टीम को नामों के हिसाब से देखें तो मेरा हाल है बैटिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म ही है। आप कोई भी इतना बड़ा नाम अब उसमें नहीं रहा। अब अज़हर है या शफीक है, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी कि वो दोनों हर मैच में स्कोर जो है ना वो कर रहे हैं और अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो है इंग्लैंड का जो नहीं बैट पैड गैप क्यों आ रहा है बैट्समैन, ये बड़ी मेरा ख्याल है चीज़ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये रेफरल सिस्टम से जो है ना ये काफ़ी परेशानी जो है दोनों टीमों को है। अच्छा, क्योंकि जब आपके जहन में हो गए, आप देखें ना फॉरवर्ड खेल रहे हैं तो ज़रा लगना है वो गेंद तो विकेटों में ही जा रहा है। पहले वो और टाइप की जो इनके कवानीन होते थे कि अच्छा, आपके ख्याल में रेफरल सिस्टम की वजह से प्लेयर्स जो हैं उनका तवज्जो और दिमाग बट गया, सारा उसी तरफ है कि अच्छा लगे ना और अच्छा, वो लगता है अगर उधर नहीं लगता तो उधर लग जाता है। हाँ जी, आउट तो आप 40 LBW हैं, कभी आज तक किसी क्रिकेट में हुए हैं? अच्छा, विकेट भी सीधी हो, साफ भी हो, खेलने वाली भी हो। कुछ हमारे जो बैट्समैन हैं इन्होंने अपनी विकेटें गंवाई भी हैं। आज हफीज़ को देखें, वो स्वीप वाला गेंद नहीं था बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो शायद साहब आप बताएगा बैट पैड गैप की हम जो बात कर रहे हैं, इसकी वजह आपके ख्याल में वही है रेफरल सिस्टम एक खिलाड़ियों के जहन में है, या फिर टेक्निकली आप देख रहे हैं कहीं पे गड़बड़ चल रही है? नहीं इमरान भाई, वो रेफरल सिस्टम से इन जनरल मैच पे अच्छा असर पड़ा है। इन जनरल वो इस तरह कि अगर अंपायर कोई गलत आउट दे देता था तो वो मैच पे बड़ा बुरा असर पड़ता था। इसमें कम से कम ये है कि आप रेफरल ले लेते हैं तो जो हकीकत है वो खुल के सामने आ जाती है। अगरचे रेफरर में भी 10 to 20% डाउट हैं। जो आपने गैप की बात की है, एक तो मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो शॉट सिलेक्शन हमारे प्लेयर्स की थोड़ी सी ख़राब थी। दूसरी आप ये चीज़ देखें कि हिस्ट्री है ये पाकिस्तान की, हमारी बैटिंग इस तरह करती है। और इस पिच पे ब्रॉड ने और एंडरसन ने 4 और 3 आउट किए हैं, 7 आउट तो हमारे फास्ट बॉलर आउट कर गए हैं। हमें उस चीज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहिए था। जो हम बात करते हैं कोचिंग की, कोचिंग ये नहीं है कि इस मैच पे जाके वो रातों रात मोहसिन भाई उनको कुछ सिखा देंगे, नहीं। ये प्रिपरेशन है जो आपने इस अपना सीरीज़ से पहले होम आप उसको तैयारी करते हैं, पेपर वर्क करना है, नहीं ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स को मद्देनज़र रख के, उनकी बॉलिंग को मद्देनज़र रख के। मैं ये समझता हूँ, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आमिर की इस बात से कि उसकी वो तैयारी उस तरह नहीं की गई। ये जो गैप बन रहे हैं ये उसी शॉट सिलेक्शन की वजह से बन रहे हैं कि वो अब, क्योंकि अब एक थ्योरी ख़त्म हो गई है। पहले कहते थे कोचेज़ कि बैट एंड पैड खेलो, अब बैट पैड से आगे होना चाहिए,
क्योंकि वरना बॉल सीधा रहेगा तो LBW हो जाएगा। शायद उस बैट को कंट्रोल में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से हमारे गैप बन रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से खिलाड़ी ज़्यादा, हाँ जी, अगर इसको हम अच्छे तरीके से होमवर्क किया जाता, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से कैंप देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इंग्लैंड ने भी यही गलती की। इंग्लैंड भी गोरे भी बड़े रस्टी थे जो पहला टेस्ट खेले हैं, बगैर तैयारी के मुझे लग रहे थे। पाकिस्तान ने भी हमारे बॉलर्स को बड़ी लंबी लंबी बॉलिंग करते रहे यहाँ, लेकिन हमारे बैट्समैन ज़्यादा स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करते रहे और उनके आउट बाद में आके फास्ट बॉलर कर गए। तो मैं ये समझता हूँ इसकी भी प्रैक्टिसेस हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूँ, इमरान खान जब वेस्ट इंडीज़ टीम लेकर गए थे तो उन्होंने टेनिस बॉल से बॉल को गीला करके कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे, कम जगह पे, छोटे जगह पे, यानी कि 20 कदम पे, 15 कदम पे बॉलर्स को कहते थे कि इनको मारो बॉलें, ताकि उस स्पीड को कोप कर सके। ये होती है वो प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ हमारी जो यहाँ तैयारी हुई है वो उस तैयारी में फुकदान था। ठीक। अच्छा खालिद साहब, एक बहस यहाँ पर ये भी चल निकली है कि ये जो कामयाबियाँ हैं इनका क्रेडिट जो है कुछ लोग मौजूदा चेयरमैन को दे रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जनरल तौकीर रियाज साहब का कहना है कि इस टीम की कामयाबी का क्रेडिट वकार यूनुस को बहरहाल देना चाहिए, उन्होंने टीम को खड़ा किया है। आपके ख्याल में जो मैनेजमेंट की सतह पर तब्दीलियाँ होती हैं वो किस हद तक असरअंदाज होती हैं खिलाड़ियों की ग्राउंड में कारकर्दगी के ऊपर? बात यह है कि जो माहौल है वो हमारे ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी टीमों पे ये फार्मूला इतना नहीं लगता। वो टीमें काफ़ी प्रोफेशनल किस्म के खिलाड़ी होते हैं और उनका ज़हन होता है, उनको पता होता है कि उनकी यही कमाई है, ब्रेड एंड बटर खेल है, तो लिहाजा वो उसके लिए अपने आप को हर तरह से तैयार करते हैं, अपने आप को फिट भी रखते हैं, अपने सारे हालात को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो अच्छी क्रिकेट खेल सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़लाँ खिलाड़ी फ़लाँ टूर के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सारी वहाँ बाहर के मुल्कों से ख़बरें आती हैं। हमारे मुल्क में वो बिल्कुल स्कूल के बच्चों वाला और उस्ताद वाला मामला है। और अगर सुबह आप किसी पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में देखें तो आपको एक आध खिलाड़ी जो है ज़रूर कोने में खामोश सा बैठा नज़र आएगा। ठीक है, तो आप उसको जाके पता करें तो पता चलेगा कि उसको घर से कोई ऐसा टेलीफोन आ गया है जिसकी वजह से उसको बड़ी तशवीश हो चुकी है। ठीक है, फिर मैनेजर का या मैनेजमेंट का काम होता है वो पता करे क्या मसला है, उस मसले का हल क्या है। अगर हल फौरी ना दस्तयाब हो तो फिर भी कहना उसको ज़रूरी होता है कि कोई फ़िक्र ना करो, तुम ध्यान से जाओ, ग्राउंड में जाओ, खेलो, तुम्हारे आने तक हम कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक तो है, ये पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ऐसा माहौल चाहिए होता है। ठीक। तो मौजूदा कामयाबियाँ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें मैनेजमेंट का बहुत हिस्सा है। ठीक है, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि ये टीम में कोई एकदम कोई जादू तो नहीं हो गया या कोई ख़ास खिलाड़ी आप नहीं तब्दील नहीं हुए, तब्दील नहीं हुआ। यही खिलाड़ी हैं जो 2-3 साल से आपको सामने नज़र आते हैं। ये स्पिनर भी वही हैं, फास्ट बॉलर भी वही हैं, बल्कि फास्ट बॉलर कम हो गए हैं। आपके 2 फास्ट बॉलर तो स्पॉट फिक्सिंग की नज़र हो गए ना। बिल्कुल, तो शोएब अख्तर वैसे रिटायर हो गए। जी हाँ, रिटायर हो गए। और उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो भी तकरीबन वही है, उसमें यंग जो प्लेयर्स आए हैं जो पहले से आए हुए थे, तो अच्छा क्यों खेल रही है। तो आपको मजबूरन भी मानना पड़ेगा कि मौजूदा जो मैनेजमेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है। मोहसिन हसन खान को मैं ख़ासा क्रेडिट इसका देना चाहूँगा। मुझे याद पड़ता है 98 में जब मैंने क्रिकेट बोर्ड का चार्ज लिया था तो सबसे पहला हमारा कोच जो था वो मोहसिन हसन खान था। हमने एक फ़िटनेस कैंप रन किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में और 4 महीने वो टीम के साथ रहा था, बहुत मेहनत करता था। हालांकि मुझे किसी ने डराया था कि ये वक्त की पाबंदी नहीं करता और देर से उठता है, लेकिन उसके बावजूद उसने बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मेहनत से काम किया था। उसका मिजाज भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, हर खिलाड़ी से उसके मिजाज के मुताबिक वो बात करता है। अगर कोई जूनियर और नया खिलाड़ी है उससे ज़्यादा थोड़ी सी सख्ती भी कर लेता है, और कोई सीनियर खिलाड़ी है उसको समझाने के अंदाज में वो बात करता है। यानी उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। जी, मैनेजमेंट उसकी अच्छी है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है। तो मिसबा का किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार है। उसने आके टीम की काया पलट दी है। ठंडे मिजाज का आदमी है, हर एक से उसकी सलाहियत के मुताबिक काम लेना वो जानता है। तो ये वो माहौल है जो कि इससे पहले मुयस्सर नहीं था। ठीक है, मैं तो टीम के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो बात सुनने में आती है कि उसमें हर एक कोई बहुत तुरम खान था, कोई अपने ज़माने की
कारकर्दगी की बात करता था, कोई टीम को अगर आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़रा भी डीमोरलाइज करेंगे ना तो आप उनसे काम नहीं ले सकेंगे। मिसाल मैं देना चाहूँगा, फिर इमरान की मिसाल ही देनी पड़ती है। ये अभी सदीक खान ने वो या आमिर ने 1988 के वेस्ट इंडीज़ के टूर का जिक्र किया, उसमें कोई एक नया बिल्कुल बॉलर लेके गए थे इमरान अपनी टीम में, और जाते ही मैंने एक बयान उनका पढ़ा कि ये मेरा मेलकम मार्शल है, हाफिज शाहिद, मैं नाम जानबूझ के नहीं तो वो हाफिज, वो जो नया बॉलर था उसकी खासी दुर्गत बनी और उसकी पिटाई हुई। तो वापस टीम आई तो मेरी इत्तेफाक से इमरान से कहीं मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि तुम इतने आइकॉन हो के और इतने बड़ा खिलाड़ी हो के, तो तुम एक बेचारे न्यू कमर को तुमने मेलकम मार्शल से मिला दिया, किस मूड में तुमने ऐसी बात की? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उसने कहा मैं किसी मूड में बात नहीं की थी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने इस खिलाड़ी को ज़रा उठाना है, इसका हौसला बुलंद करना है। तो मैंने अपने वक्त का जो टॉप का खिलाड़ी था उससे उसका मुकाबला करके बता दिया कि ये तो मेरा वो है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब हौसला अफजाई और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो मैनेजमेंट थी वो हौसला अफजाई करने की बजाय को हौसला शिकनी ज़्यादा कर रही थी। और उसका एक बड़ा सबूत ये हो सकता है कि जो ये लोग कहते हैं कि बहुत क्रेडिट उनको जाता है, कि इस टीम को चंद दिनों के लिए उनके दोबारा स्पुर्द कर दें, इंशाल्लाह उसका सत्यानाश कर देंगे। टीव्यूज़, बड़े दिलचस्प मौजू पे बात चल पड़ी है, इस ब्रेक के बाद चलाएंगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं हम मैनेजमेंट की सतह पर तब्दीली की, टीम की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ता है। आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी है खालिद महमूद साहब की, कई एक तारीख़ी हवालों के साथ भी। आमिर नज़ीर साहब, आपके ख्याल में मैनेजमेंट की तब्दीली असरअंदाज हुई है टीम की कारकर्दगी पर? देखिए, एक जो इजाज़ भट्ट साहब वैसे आपके पसंदीदा चेयरमैन थे। सर देखिए, मैं तो आज तक खालिद साहब के होते मैं जाता था, चेयरमैन जब थे, मैं उस वक्त अगर मुझे बता दिया जाए या सीटी फुटेज देख ली जाए, मैं आज तक पीसीबी में नहीं गया। अच्छा। ना मैंने वहाँ से मैंने कोर्स लेना चाहता हूँ, ना मैं कोई कुर्सी लेना चाहता हूँ, ना मैं कोई टीम का साथ तो मुझे इनसे डर नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे कोई डर नहीं है इनसे, ना मैं इनसे कुछ लेना है। अच्छा। तो यारी दोस्तियां वगैरह सारी निभाई जाती हैं, मुझे अभी भी पीसीबी से कुछ नहीं लेना। अच्छा। अगर इनको ही जरूरत नहीं है, ये टेस्ट प्लेयर का वो हाल करते हैं जैसे ये मैं समझता हूँ जैसे कोई वो यतीम बच्चा हो। ठीक है। देखिए, माहौल जो है ना वो एक बहुत असरअंदाज करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। जैसे देखे कोई नया चेयरमैन आता है, जैसे वो जनरल तुकीर ज़ियाद साहब आए थे, वो एक जनरल थे, हो सकता है सारे फौजी आ गया, ये पता नहीं क्या कर देगा। देखो उस वक्त भी टीम में बड़े क्राइसिस थे, उन्होंने भी टीम को चलाया, उनके साथ जो मशीर थे उन्होंने थोड़े उनको गलत मशवरे भी दिए, सही भी दिए, वो एक करके अच्छा मशवरा वो करे, अकेडमी बना के, उसके बाद उसमें कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अकेडमी सिर्फ लाहौर की एक चल रही है, बाकी मुझे नहीं पता चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद आप देखें माहौल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ी बेहतरी आई है, मिसबा के आने से भी बेहतरी आई है। जब तक फ्रेंडली एक माहौल देखें, टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, जब उनके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, एक जूनियर प्लेयर उनके कंधे के ऊपर आगे हाथ रख देता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसको माहौल ऐसा दिया जाता है कि वो हमसे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। सब एक है। आपके ख्याल में भी फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जब होते थे, मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूँ, साउथ अफ्रीका में मैं गया, अभी मैं जहाज़ में ही था तो टेस्ट मैच शुरू हो चुका था। अच्छा। जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ, जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे क्रैम्प पड़ते, मैं गिर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आता हूँ तो मैं भाग के ना एक्टिव हुआ, मैं भाग के आगे चला गया। ठीक है। सलीम उलग साहब उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने मुझे वापस बुलाया। उसने कहा तेरी हिम्मत क्यों हुई, तू मेरे से आगे चला जा, टीम अभी पीछे करे, तू क्यों आगे गया। ये देखिए माहौल की बात कर रहे हैं आप, यानी कि मुझे इतना उन्होंने दबा दिया कि मैं उठ ना सका। ठीक है। ये माहौल बहुत डिपेंड करता है एक अच्छी क्रिकेट के लिए। अच्छा जी, सदीक साहब, इजाज़ भट्ट साहब को क्रेडिट देंगे आप या फिर ज़का अशरफ साहब को? नहीं, ज़का अशरफ साहब को क्रेडिट कैसे दे जाएंगे? देखिए, जिसने कुछ किया उसी को देंगे ना। गो भट्ट साहब का कोई इसमें टीम बनाने में या उसमें तो इतना हाथ नहीं होता। अच्छा, वैसे एक ये भी है कि वो टीम बनाई, अगर बन गई तो तोड़ी भी बड़ी। देखिए, जितनी टीम इस वक्त खेल रही है वो इजाज़ भट्ट और वकार यूनुस के दौर की खेल रही है। ठीक है। इन्होंने देखिए, मैं काफ़ी 10 साल से लिख रहा हूँ कि मिसबा के साथ ज़्यादती हो रही है, मिसबा के साथ ज़्यादती हो रही है, आप भी पढ़ते रहे हैं। ठीक है। और ये अब प्रूफ हुआ कि
वाकई उसके साथ ज़्यादती होती रही है। ठीक है। चाहे वो कोई सीनियर खिलाड़ियों के अपने कोई ज़ाती इंटरेस्ट थे कि उनकी जगह वो ना आ जाए क्योंकि वो था अच्छा, ये बात आप जाने। अब कप्तानी मिली है, वो भी अच्छी कर रहा है और मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट मौजूदा मैनेजमेंट को तो नहीं जाना चाहिए, ना ही जा सकता है। अभी तो वो आए हैं और टीम तो उस वक्त मेरा ख्याल बन ही चुकी है। लेकिन माहौल बड़ा असरअंदाज होता है, आपको मिसाल दी है। माहौल तो आपका हर टूर पे आप ग्राउंड में खालिद साहब बैठते थे जाके हर ग्राउंड में। माहौल तो इन्होंने अपने बाहर से मैनेजमेंट से ही करना है ना, तो इससे तो नहीं। देखें ये जो टीम आमिर साहब ने भी कहा जी माहौल बड़ा असरअंदाज होता है कि अगर माहौल असरअंदाज तो होता है अगर माहौल में आप रहे हो तो। अब देखें ना 15-20 दिन 1 माह में आप तो वो क्रेडिट नहीं ले सकते ना। वो क्रेडिट तो वकार ने टीम बनाई, इजाज़ बट के दौर में थी और मेरा ख्याल है पीपल पार्टी ने पूरे 4 साल में यही एक अच्छा काम किया था कि पाकिस्तान की टीम बन गई। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में ये एक अच्छा काम किया कि पाकिस्तान की टीम बन गई है। इमरान भाई, मैं बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सदीक भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। देखें, वकार यूनुस का कहते हैं उन्होंने टीम बनाई, क्रेडिट तो ये जाता है प्लेयर्स को, इसमें बग़ैर किसी शक व शुबात के कि सेम प्लेयर हैं जो बुरा खेल रहे थे, वो सेम प्लेयर हैं। अब्दुल रहमान जो 10-10 आउट कर रहा है, 5-5 आउट कर रहा है। क्रेडिट गोज़ टू द प्लेयर्स, नंबर 1। वकार यूनुस आपको यहाँ टीम को ज़िम्बाब्वे जाने से पहले, मैं ऐसे लीडर को कभी भी पर्सनल मानता ही नहीं हूँ, जो कितना भी अच्छा हो। उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई या जिगर की प्रॉब्लम हो गई और उसने जाने से इनकार कर दिया। वो आखिरी टूर लिया उन्होंने और मज़े की बात है कि उन्होंने इलाज करवाना था ऑस्ट्रेलिया में अपना, मगर वो स्पोर्ट्स 10 के साथ वहाँ 10 स्पोर्ट्स के साथ वहाँ मौजूद रहे और काम करते रहे। वो अल्लाह जाने क्या बीच में गड़बड़ थी और उसी ज़माने में उसी टेनोर में बड़े इख्तलाफात भी हुए। तो मैं ये नहीं समझता क्रेडिट जाता है ये लड़कों को, नंबर 1 इमीडिएट जो मैनेजमेंट है डेफिनेटली उनको जाता है और क्रेडिट जाता है वो एक मालशिए से लेके फिजियोथेरापिस्ट तक को जाता है और जो प्लेयर से लेके कप्तान तक, कोचिज़ तक, इन सबको क्रेडिट डेफिनेटली जाता है। आप वापस नहीं ले सकते क्योंकि टीम जीत रही है। पुट इट दैट वे, अगर टीम हार रही होती तो ये डिस्क्रेडिट इसका जो जाना था वो क्या वकार को जाना था या इस टीम को जाना था। लिहाजा जो इमीडिएट है उसी को जाता है। आप ये देखिए, जब आपकी टीम में सियासत पीक पे थी, वो ये कोई 10 साल पुरानी बात नहीं है। ठीक है। साल के अंदर अंदर ही यूनुस खान हटा, सलमान बट को जेल हो गई, आमिर को जेल हो गई, इनकी आपस में लड़ाइयाँ पड़ गई, शाहिद अफरीदी का एजाज बट से लड़ाई हो गई। ये जो काम और जो कहानियाँ हुई हैं, प्लेयर वहाँ परफॉर्म कर ही नहीं सकता था। मेंटली ऑक्यूपाइड इतना ज़्यादा था वो लड़ाई झगड़ों में, वो कर ही नहीं था सकता। अब वही प्लेयर आ गए, मोहसिन खान साहब चीफ सेलेक्टर थे, वो कोच आ गए, वही प्लेयर अब इस तरह लड़ रहे हैं। मैं ये बार बार ये जुमला कहता हूँ और आज आखिरी दफ़ा कहूँगा इसके बाद, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम की ये क्रेडिट, ये जो इंग्लैंड की अदालत ने फ़ैसला किया है, काश के हमारा मुल्क भी वो जस्टिस क़य्यूम के दौर में ऐसा फ़ैसला कर लेता तो आपको उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम इसी डगर पे चलती नज़र आ जाती। हम जो चोरी करने वाले को थोड़ी सी एडवांटेज देते हैं, वहीं से ये बुराइयां पनपना शुरू हुई हैं। जो मैं समझता हूँ, वो हमारे 2 लड़के वहाँ कैद हुए, उसके बाद 3 हो गए। 3 लड़कों के साथ ये जो जुर्म हुआ वो साबित हुआ। गो के हमारे घर के बच्चे हैं, मगर जो गलत करेगा वो तो गलत ही है। वो जुर्म साबित हुआ। ये लड़कों की आप परफॉर्मेंस देख लें, मेंटली क्लियर हो गए। यही लड़के अब ज़िंदगी मौत लगा रहे हैं। यही लड़के वेस्ट इंडीज़ से लेके अभी तक कोई सीरीज़ नहीं हार रहे। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट गोज़ टू द प्लेयर्स, बिकॉज कोई कोच कंटिन्यू तो साथ रहा ही नहीं, कोई कोच तैयारी के लिए तो साथ रहा ही नहीं। तो आप ये ज़रूर जाता है कि इमीडिएट जो भी इमीडिएट मैनेजमेंट होती है उसको क्रेडिट जाएगा। सो मैं समझता हूँ जो भी इमीडिएट मैनेजमेंट है क्रेडिट उसको। अच्छा खालिद साहब, 2015 के आलमी कप की हमने बात की है, आपने ये भी फरमाया कि कभी कोई ऐसी मनसूबाबंदी आपके दौर में भी आप नहीं कर सके और उसके अलावा भी आपको कभी देखने को सुनने को नहीं मिला। आके हम इसी तरह सलाहियत के बलबूते पर चलते जाएंगे या फिर जिस तरह से अब क्वालिफाइड कोच की बात हो रही है, तो टेस्ट क्रिकेटर्स ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर हम क्वालिफाइड नहीं हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद भी, तो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आज आप बड़े शरारती किस्म के सवाल करते जा रहे हैं सारा कुछ। मुझे शायद अनवर की गुफ्तगू में ये बात बहुत पसंद आई है कि अलावा कप्तान और कोच के
मौजूदा जो कप्तान और कोच है, क्रेडिट जो है इनकी गुफ्तगू के मुताबिक इंग्लिश जज को जाता है जिसने हमारे खिलाड़ियों को सज़ाएं दी और वो इबरत का बायस बनी बाकी खिलाड़ियों के लिए। मुझे काफ़ी इस बात में सच्चाई नज़र आती है। दूसरा, आपने बड़ा अहम जो मामला उठाया है कि 2015 में अगर नहीं है कोई मनसूबाबंदी तो क्या मुश्किल नहीं पेश आएगी। मनसूबाबंदी तो मैं एतराफ़ कर चुका हूँ कि मेरे ख़्याल में नहीं है। ठीक है, कोई दावा करे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे मनसूबाबंदी कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है, लेकिन मनसूबाबंदी ना होने की वजह भी कोई नज़र नहीं आती। वजह यह है कि हमारे पास बेशुमार टैलेंट है, बेशुमार वसाइल हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि 2015 में हम देखें वर्ल्ड कप हमने कहाँ खेलना है। ठीक है, उस माहौल को, उस विकटों को, उस मौसम को सामने रखें और उसके मुताबिक हमें सोचना चाहिए कि 2015 में हमें क्या टीम चाहिए, फास्ट बॉलिंग हमें कैसी चाहिए, बैट्समैन किस किस्म की बॉलिंग को। अच्छा, कथा कलामी की मादर चाहता हूँ, आपने मनसूबाबंदी की बात की, लेकिन अब्दुल रज़ाक वाली जो तब्दीली थी 99 के वर्ल्ड कप की, वो तो आपकी मनसूबाबंदी मालूम होती है, लोग तो यही बताते हैं। ये 100% दुरुस्त बात है। आप अच्छा। अगर चाहें तो उसकी तस्दीक कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक से और वसीम अकरम से। ठीक है, यकीनी तौर पे वो नंबर 3 पे उसको खिलाने का फ़ैसला बड़ा अजीब और हैरानकुन था, लेकिन अल्लाह कामयाब था, कामयाब हुआ। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि वो कहाँ खड़ा है और गेंद जो बाहर जाती हुई थी ऑफ स्टंप से बाहर, उसको छोड़ने की जो महारत थी उसकी बुनियाद पे उसको उस जगह पे रखा गया और उससे हम फाइनल तक पहुँचे थे। तो मनसूबाबंदी जो है वो किसी और चीज़ का नाम है। ठीक है, मनसूबाबंदी आपने 4 साल की बात की है, वो तो एक टूर्नामेंट के लिए एक प्लान था और वो प्लान कामयाब हो गया। तो 4 साल के टूर्नामेंट के लिए अब हमें उन खिलाड़ियों को, उन बैट्समैनों को अभी से ग्रूम करना शुरू कर पड़ेगा। बल्कि हमें ज़रूरत अगर पेश आए तो हमें उनको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भिजवाना भी चाहिए ताकि वहाँ पे वो क्रिकेट खेलें। वहाँ पे वो उसमें बाउंस ज़्यादा है, विकटों में पेस भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे खेलने की उनको तरबियत अभी से देनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से खिलाड़ी 2015 तक चल सकते हैं। सबसे अहम चीज़ सबसे अहम बात ये है। और अगर वो नहीं चल सकते कि उनके पीछे क्या हमारी रिप्लेसमेंट्स हैं, या बाकायदा एक कंप्यूटराइज्ड प्लान बनना चाहिए और उस पर अमल शुरू हो जाना चाहिए। आपके प्रोग्राम की वसातत से अगर ये पैगाम क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच गया तो मैं समझता हूं कि ये बहुत कामयाबी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आमिर नज़ीर साहब, चौधरी सिद्दीक साहब और शाहिद अनवर साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। ड्रेसिंग रूम का माहौल किस हद तक असरअंदाज करता है खिलाड़ियों की ग्राउंड में परफॉर्मेंस पर, और किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट की सतह है उस पर तब्दीली असरअंदाज करती है ग्राउंड में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर। 2015 के आलमी कप के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्वालिफाइड कोच के हवाले से जो राय है वो भी आपने सुनी, और जो कौमी टीम को जिन मसाइल का सामना है उन पर भी बड़ी मुफस्सल बहस की गई है। तजावीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने है, अमल करना अरबाब इख्तियार का काम है, ना करना भी उनके इख्तियार में है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।